क्रेज होता है यार, बालम थानेदार वाला फील अलग होता है ना यार, है ना। तो वो बड़ा एकदम सही लगता है। तो वैसी नौकरी मेरा एक दोस्त, मैं बीकानेर पढ़ा करता था, गंगानगर का एक दोस्त था, तो वो उन दिनों एमबीए करने के लिए पुणे गया, और वो बड़ा सोशल व्यवहार वाला व्यक्ति। तो उसके हम खूब सारे दोस्त, उसका बड़ा फ्रेंड सर्किल था, एक लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्किल था। वो जब पुणे एमबीए करने के लिए गया, तो हम उसको चढ़ाने के लिए ट्रेन में चढ़ाने के लिए गए। ट्रेन में चढ़ाने के लिए हम 200 लोग थे, एक किसी दोस्त को चढ़ाने के लिए। गंगानगर साइड में सारे व्हाइट कुर्ते पजामे और पहनते, तो सबके सब धोले कुर्ते पजामे पहने हुए, चारों तरफ हम दिखे, जैसे कोई नेता को छोड़। प्री का रिजल्ट आया, उसके बाद का 45 दिन बाद मेंस है, तो टाइम ही नहीं थी। हम पहली बार तैयारी कर रहे थे, थोड़ा जोश ज्यादा था। तो मेरे वो जो दोस्त थे राजसमंद वाले, मेरे पास तो फोन ही नहीं था, उनके पास फोन। तो उन्होंने अपनी सिम चेंज की, क्योंकि इस पुरानी सिम पे मेरे दोस्तों के फोन आते हैं खूब सारे। सिम चेंज करके अपने पापा को फोन किया। पापा उनके रिटायर्ड फौजी। फोन किया, पापा वो मेरे मेंस आने वाला है, इसलिए मैंने सिम चेंज कर लिया, ये मेरे नए नंबर है, और यदि आपको आवश्यकता हो तो इस नए नंबर पर फोन कर लें। उधर से पापा का रिप्लाई था कि मेरे को इस जीवन में तेरे से कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दो चीजें, एक तो स्टूडेंट की तैयारी का लेवल बढ़ गया, एक आरपीएससी के पेपर के स्टैंडर्ड बढ़ गया। उस हिसाब से देखते हुए भी हमें खूब सारी चीजें पढ़नी है, और हमें ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है। और करते हैं हम क्या, चीजों को केवल पढ़ते हैं, चीजों को याद नहीं करते। इसलिए बच्चे थोड़े दिन बाद में कहते हैं सर आगे आगे तो पढ़ते हैं, पीछे बड़ा भूल जाते हैं। आप पास हो जाओगे, आप लग जाओगे नौकरी अच्छी, तब तो अड़ोसी पड़ोसी दूर के रिश्तेदार भी कहेंगे हमें तो पहले ही पता था, लगना ही था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बचपन में ये तो ठंडा ही बनना चाहता था। हालांकि आप खुद मन ही मन सोचते हो कि मैं 9वीं में ग्रेस से पास हुआ था, 25-26 साल तक का था, तब तक मैं कुछ भी याद कर लिया करता, कुछ भी। क्यों लगता है यार बुक है, इस बुक को भी याद करें, बुक याद कर लेते। समय के साथ बुढ़ापा आता है, चीजें कम होने लगती है, याद होने लगती है। अब मेरे से उतना याद नहीं होता। 2012 का मैं प्री का पेपर देने के लिए गया, उसमें क्वेश्चन था कि राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए। था इकोनॉमिक सर्वे में था, पशुओं की संख्या भी लिखी गई, पर नहीं पढ़ के गए यार, संख्या तो कौन याद करके जाए, नहीं किया, छोड़ दिया। मेरे तो भी उस पेपर में 70+ क्वेश्चन सही थे। कोई केवल कहे कि भाई कोचिंग के बलबूते कुछ हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता। मरिया बिना सड़क को नहीं, पढ़ना आपको ही पड़ता है, तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। बस ये है कि कोचिंग एक रास्ता दिखाती है, उस रास्ते पे अपने चल रहे। आपका बेसिक जो फोकस रहता है वो हिंदी वाले पेपर पे रहता है। 2 पेपर है आपके, एक जीके का और एक हिंदी का। मैं भी आपका बाइफर्केशन देख रहा था कि वो किस प्रकार के सवाल पूछते हैं। तो मोटा मोटा ये रहता है कि जीके वाले पेपर में जो आपके 100 सवाल आते हैं, उनमें से 40 के आसपास होते हैं राजस्थान जीके के। 5-5 क्वेश्चन वो मैथ्स रीजनिंग के दे देते हैं, बाकी 50 क्वेश्चन इंडिया के। मतलब सारी बराबर पढ़नी। कई बार क्या स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं खाली राजस्थान पढ़ लूं क्या, मैं खाली इंडिया वाला पढ़ लूं क्या, तो ना, हमें सब कुछ पढ़ना है। और पिछले कुछ समय से 2 चीजें, एक तो स्टूडेंट की तैयारी का लेवल बढ़ गया, एक आरपीएससी के पेपर के स्टैंडर्ड बढ़ गए। उस हिसाब से देखते हुए भी हमें खूब सारी चीजें पढ़नी है, और हमें ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है। आपका कंपटीशन उन लोगों से होता है अक्सर जो लोग 2 साल से तैयारी करके बैठे हैं। अभी जो आरएस का प्री एग्जाम हुआ था, उसमें बच्चों ने प्री दिया, 2 चीजें हुई होगी, या तो कुछ प्री में पास हो गए या प्री के अंदर फेल हो गए। फेल होने वाला भी कोई इक्का दुक्का नंबर से फेल होता है। अच्छा तैयारी यूं फॉर्म भर दिया, दे दिया, वो बात अलग है कि मान लो 70 नंबर मेरिट गई, तो फेल होने वाले के भी कितने थे, 67, 68। पास होने वाले हो सकते हैं 75, 80, तो ज्यादा पीछे तो वो भी नहीं था। तो वो तो तैयारी करके बैठे हुए लोग हैं। उनके बराबर यदि अपने को पहुंचना हो, उतनी की उतनी अपने को तैयारी करनी हो, तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि हम भी ढंग से पढ़े, हम भी उतना उतना पढ़े। तो यदि कोई ये सोच के चले कि मैं इतना पढ़ लूंगा और इतना छोड़ दूंगा, तो अब ये कंपटीशन में चीज नहीं है। हमें सब चीजें पढ़नी होती है। कि अगर स्टूडेंट आगे पूछता है कि सर इंपॉर्टेंट बता दो, मैं वो पढ़ लेता हूँ ना, सब कुछ ही पढ़ना होता है। मैं अभी जब आपका वापस बाइफरकेशन देख रहा था, यार कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने पूछे, उन्होंने सबसे बराबर पूछ लिए। वही उन्होंने कोई 12-13 क्वेश्चन उन्होंने राजस्थान हिस्ट्री के पूछ रखे हैं, तो वो के वो 10-12 क्वेश्चन उन्होंने राजस्थान पॉलिटी के पूछ रखे हैं, 10 के आसपास क्वेश्चन उन्होंने राजस्थान ज्योग्राफी के पूछ रखे, तो बराबर हो गए। कुछ 10 क्वेश्चन वो इकोनॉमिक सर्वे के, करंट के, उनके राजस्थान के मिला के 40-45 क्वेश्चन राजस्थान के कर गए। बाकी भी वही इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री की जरूर थोड़े कम पूछ रखे थे उन्होंने, 4-5 क्वेश्चन पूछ रखे थे। बाकी इंडियन ज्योग्राफी के, इंडियन इकोनॉमी के, सबके 5-5, 7-7, 10-10 क्वेश्चन पूछ के लगभग उन्होंने रेशियो बराबर कर दिया कि बेसिक 7 सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स रीजनिंग के 5-5 सवाल यदि निकाल दो, पीछे कितने बचे, 90 में अपने पास सब्जेक्ट कितने बचे, 5, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। मैं इनके अंदर एक और जोड़ देता हूं, आपके करंट जोड़ लेता हूं। मैं इकोनॉमिक सर्वे को इकोनॉमी में मान लेता हूं, इकोनॉमी मान लिया जाए, क्योंकि हिस्ट्री के 2 पार्ट राजस्थान हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 2 पार्ट राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी के 2 पार्ट राजस्थान पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो अपने इकोनॉमी के भी 2 पार्ट कर ले, इंडियन इकोनॉमी और राजस्थान इकोनॉमी। और जिसको हम राजस्थान इकोनॉमी कहते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, तो उधर बराबर ले जाइए आप। तो यदि 90 को आप 6 सब्जेक्ट के अंदर बांटेंगे तो 15-15, सबके 15-15 सवाल है। 15-15 में सब में उनका यह है कि 6-7 राजस्थान जीके पूछ लो, 7-8 इंडियन जीके के पूछ लो, तो लगभग बराबर रेशियो ले जाएंगे। इसलिए सारा पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। अच्छा आजकल ये खूब आता है कि आरपीसी इस प्रकार का सवाल पूछ लेती है। हालांकि उन पेपर्स को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ना, ऐसा आरपीसी कुछ भी उलझुल नहीं पूछ रही, वो बहुत सीधे सीधे सवाल पूछ रही है, वो ऑप्शन को बड़े कर दे रही है। पहले वो सिंपल पूछ लिया करते थे आपसे कि अग्निकुंड कहां से प्राप्त हुए हैं, अब उन्होंने अग्निकुंडों के बारे में 4 स्टेटमेंट देके आपसे पूछ लिया। उन्हीं नोट से जो आपने नोट्स पढ़ रखे थे उनको यदि आप करेंगे तो उन क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। पर कई बार क्या हम उतना दिमाग लगा नहीं पाते, क्वेश्चन पूछ लेते हैं रणकपुर की मूर्तियों के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रणकपुर में नारी की दुर्बल आकृतियों का अंकन किया गया है। लगता है आपने तो पता ही नहीं, दुर्बल बताई गई, सबल बताई गई है। दूसरे में है कि नारी की आकृतियों में सभी प्रकार के भाव दिखाए गए। हमें तो नारी की आकृतियों का नहीं पता था, भाव कैसे बताते। तीसरा लिखा हुआ है कि उनमें पुष्प आकृतियां बनाई हुई जिन पर गुजराती पर भाव है।
थोड़ा मोटा मोटा लगता है कि रणकपुर पाली में और पाली गुजरात के पास में तो गुजराती प्रभाव आ ही गया होगा। जैनू साइड में भी रहते हैं तो गुजराती प्रभाव आ ही गया होगा। गुजरात की सोलंकी शैली जो रही थी उसका प्रभाव अपनी स्थापत्य कला पे था तो मूर्ति कला पे भी आ गया होगा। एक चौथा ऑप्शन उन्होंने दे रखा है कि रणकपुर की मूर्तियों में हथियारों का अंकन नहीं किया गया, बस वो वही गलती करवाना चाहता है। हम अक्सर क्या ये मान लेते हैं कि जैनों का मंदिर है तो हथियारों का अंकन तो पक्का ही नहीं होगा, है बस वो गलती करवाना चाहता है। जिसने वो पकड़ लिया, ऊपर वाले 3 ऑप्शन नहीं आते तो भी आंसर है, कोई आवश्यकता नहीं ऊपर वाले 3 ऑप्शन आते हो। उसने नीचे दे रखा है ए बी सी, ए बी डी, बी सी डी, ए बी सी डी, ये वाला तो पक्का गलत है। जिन जिन के अंदर ये वो काट दो, 3 के अंदर पक्का मिलेगा और इससे खूब सारी जगह मिलेंगे। कालीबंगा के अग्निकुंडों के बारे में कथन बताइए। कालीबंगा के अग्निकुंड पश्चिमी टीले पर मिले। अब यूं कालीबंगा पूरी खोदने हम तो बैठे नहीं, हमने कालीबंगा के बारे में मोटी मोटी चीजें पढ़ी, और हमने ये भी पढ़ा अग्निकुंड है, हमने ये भी पढ़ा वो 2 भागों में उसका पूर्वी भाग है पश्चिमी भाग है। अच्छा पढ़ भी लेंगे कि कालीबंगा के जो कुंड है वो पश्चिमी भाग में मिले, तो अगली बार वो कुंड नहीं पूछेगा, कुछ और पूछ लेगा। ये तो पूरी याद करने बैठ जाओ। एक को उन्होंने कोई और ऑप्शन दे दिया कि अग्निकुंड इस प्रकार के थे, एक को तीसरा ऑप्शन और दे दिया। एक ऑप्शन को उन्होंने दिया कि वो जो मंडप मिले, वेदिकाएं मिली है वो त्रिकोणीय आकृति की मिली है। तो मोटा मोटा सा भी दिमाग लगाए, घर में किसी भी प्रकार का मंडप बनाए तो त्रिकोण तो नहीं होता, थोड़ा सा कोई दिमाग लगाए आंसर निकाले। इतना सा कर रही है आरपीसी और कुछ ही नहीं कर रही। अपना ये था। अब होता क्या है, अपने अचानक वो क्वेश्चन सामने आता है, तब तक ऐसे क्वेश्चन हमने किए नहीं होते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, बेसिकली नोट्स पढ़ता है, नोट्स को घर पे जाके याद कर लेता है, अगले दिन हम पढ़ाते हैं वापस नोट्स पढ़ लेता है, वो पेपर नहीं निकालता। जबकि मैं अक्सर हर क्लास के अंदर कहता हूं कि यार यदि पुराने पेपर निकाले जाए तो क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। यदि कोई नोट्स के साथ में डेली पुराने पेपर निकालने शुरू कर दे, कि जैसे आज राजस्थान जीके का एक चैप्टर कोई पढ़ा, 57 की क्रांति पढ़ी, वो घर पे जाके 57 की क्रांति के क्वेश्चन निकाल ले। आज मैंने किसान आंदोलन पढ़ा, घर पे जाके किसान आंदोलन के क्वेश्चन निकाल ले। आज मैंने प्रजामंडल पढ़ा, घर पे जाके प्रजामंडल के क्वेश्चन निकाल ले। मैं कहता हूं आपकी एक्यूरेसी जो है वो बढ़ जाएगी, आप सवाल को समझने लग जाओगे कि सवाल किस प्रकार का पूछा है और इसका आंसर किस प्रकार से निकालना, दोनों सीख जाओगे। मैं पिछले 2-3 साल से बच्चों को हमेशा कहता हूं, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, यही स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं। हमारे टाइम में हम जितने स्टूडेंट हुआ करते थे ये काम डेली करते थे कि घर पे जाने के बाद पुराने क्वेश्चन निकालते, भले सर ने कहा और भले सर ने नहीं कहा। पिछले कुछ सालों में तुम बच्चों ने कर दिया बंद। तुम्हें लगता है कि नहीं ये पुराने क्वेश्चन नहीं निकालने, मैं तो एग्जाम ही दे दूंगा, मैं तो टेस्ट सीरीज का पेपर दे दूंगा। मैंने इस बार ये सोचा, जिस दिन आपकी वैकेंसी उसी दिन मेरे दिमाग के अंदर आया कि अपने एक काम कर लिया जाए, डेली पढ़ाते तो ही आपको, लास्ट 15 मिनट में तुम तो नहीं निकालोगे, हम ही निकलवा दें। तो 2 घंटे की क्लास होती है, तो 2 घंटे क्लास वैसे 1.25 घंटे में हो जाती है, क्योंकि बीच में 15 मिनट का गैप आ जाता है, आप पानी वानी पी के आते हो, तो 1.25 घंटे की क्लास चलती है। अपने मान लेते हैं क्लास 1.5 घंटे की भी, और लास्ट 15 मिनट है। एक किसी टॉपिक से संबंधित आरपीसी ने कितने सवाल पूछे होंगे, 4, 5, 6, 7 सवाल पूछ लिए होंगे। कि मान लो मैंने पढ़ा दिया कोटा का प्रजामंडल पढ़ा दिया, अब कोटा के प्रजामंडल के आज दिन तक क्या क्या क्वेश्चन पूछे हुए, जिनमें टफ क्वेश्चन कौन से, सिंपली पूछ लिया कि कोटा प्रजामंडल किसने बनाया, वो तो हमें पता ही है। थोड़े अटपटे जो भी सवाल पूछे हुए, आजकल तो ये बोर्ड वराने लगे, ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, पीपीटी पे उतार के लाए, आपको करवा लिया, देखो ये सवाल पूछते हैं, इसका आंसर इस प्रकार से करना है। डेली थोड़ी प्रैक्टिस हम करवा देंगे, थोड़ी सी घर पे जाके आप कर लोगे तो वो वाली तो मिट जाएगी। तो आइंदा से कोई आप इसमें तो कम से कम मत रहना कि क्या पता क्या आरपीसी पूछ लेती है। अच्छा कई बात में कहते हैं कि नोट्स में तो सवाल ही नहीं पूछती, जो नोट्स में से नहीं आता ना दुनिया में किसी को नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है ना भाई। आरपीसी ने कोई, मैं हमेशा समझता हूं कि एक सवाल पूछा कि भारत का प्रधानमंत्री कौन है, सब करके नरेंद्र मोदी, आप उसको पढ़ने में गलती कर गए, आपने पढ़ लिया पढ़ते थे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन है, और आप करके आगे जवाहरलाल नेहरू, है ना। ये हो जाएगा। कई बार ऐसी गलती कर, सत्य को असत्य पढ़ लेते हैं, है को नहीं पढ़ लेते हैं, ये क्वेश्चन माइनस में लेके जाएगा, क्योंकि सबका तो था सही, हम करके गलत। एक क्वेश्चन है युगांडा के राष्ट्रपति का नाम बताइए, आप करके आगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करके आगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे सवाल छोड़ने के होते हैं। क्या फर्क पड़ता है। अब स्टूडेंट कहता है पिछली बार युगांडा का राष्ट्रपति पूछ लिया था और नोट्स में युगांडा का राष्ट्रपति तो ही नहीं, तो मान लो नोट्स में मास्टर ने युगांडा का राष्ट्रपति लिखा दिया, तो अगली बार रवंडा तवंडा पूछ लेंगे, फिर क्या करोगे भाई साहब, वो तो कहां जाना है। मेरे कहते 2012 का मैं प्री का पेपर देने के लिए गया, उसमें क्वेश्चन था कि राजस्थान में पशुओं की संख्या बताइए, था इकोनॉमिक सर्वे में था, पशुओं की संख्या भी लिखी हुई है, पर नहीं पढ़ के गए। यार संख्या तो अब कौन ही याद करके जाए, नहीं किया, छोड़ दिया। मेरे तो भी उस पेपर में 70+ क्वेश्चन सही थे, 70 के आसपास क्वेश्चन सही थे। मुझे याद है मेरे ठीक पास में कोई एक भैया बैठे थे। अच्छा वो पेपर जब मैं कर रहा था तो मुझे पेपर इजी लग रहा था। इजी पेपर आता है तो डर लगता है, पेपर टफ आता है तो अच्छा रहता है। इजी पेपर में क्या गधे घोड़े बराबर हो जाते हैं, आपको ये नहीं समझ में आता कितने करने हैं। टफ में तो ये तो पता चलता है कि नहीं आ रहा तो नहीं करना, आ ही नहीं रहा, एकदम ही आसपास नहीं फटक रहे तो भाई साहब क्यों पंगा लेना है इसके अंदर। इजी में लगता है ये भी आ रहा है कर ले, ये भी आ रहा है। फिर जब खूब सारे आ रहे होते तो एक आधा नहीं भी आ रहा होता तो तुक्का लगाने का जी करता है, इतने कर लिए तो एक आधे तुक्के भी लगा देता है। अब मैं ये परेशान था उस पेपर में कि इजी कितना इजी है, क्या पता मेरे को 70 आए तो मेरे को इजी लगा, तो इस पड़ोसी को 90 नहीं आ गए हो तो ज्यादा इजी हो क्या पता। तो जैसे ही मैं पेपर देके खड़ा हुआ, एक पास से भैया बैठते और थोड़े सीनियर सिटीजन टाइप के लग रहे थे, मुझे लगा इससे पूछूं, एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा, 2-3 अटेम्प्ट दे रखे होंगे। पहले यूं होता था कि लोग 3-4 अटेम्प्ट देते तब जाके सिलेक्शन होता। तो मैंने हाथों हाथ भैया ये
कैसा हुआ आपका पेपर? तो भैया बहुत ही खराब हुआ है। तो मैं आवाज से समझा कि भैया आपने तो नहीं है, बाहर के हैं। मैंने कहा नहीं नहीं भैया, इतना टफ तो नहीं था, थोड़ा पेपर तो इजी था। कि काहे का इजी था? ये पता नहीं आपका आरपीएससी क्या पूछना चाहता है। सवाल पूछता है राजस्थान में मवेशियों का संख्या बताइए। तो अब हम आपके घर में गिन के आए भेड़ कितना और बकरी कितना है? तुम तो रेगिस्तान का लोग, पशुपालन ही तो करता है और क्या करता है। मैं कहा अच्छा। तो इनको वो क्वेश्चन टफ लगा, पशुओं की संख्या बताइए। आया तो मेरे को भी नहीं था, पर मैं जानता था इस एक क्वेश्चन से पेपर टफ नहीं हो जाता है। मुझे वो 70 सवाल आते हैं जो मेरे नोट्स में थे। यदि ये सवाल नहीं भी था नोट्स में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मेरिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यदि कोई 2-4 सवाल ऐसे पूछ भी लिए, उनसे फर्क नहीं पड़ता। जो इस प्रकार के सवाल पूछते हैं उनमें या तो वो ऑप्शन में हिंट दे देता है आपको, अपने नोट से चीजें हो जाती है। नहीं है तो फिर वो बाहर है। वो किसी से नहीं हो रहा, तो किसी से नहीं हो रहा, अपने से भी नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़े। ये तो जीके वाले पेपर की बात। पर क्योंकि पहले वाले मेरे वक्ताओं ने भी, मेरे से पहले वाले सारे वक्ताओं ने भी कहा होगा कि हिंदी पे फोकस करना, हिंदी पे। और आप खुद भी मन ही मन सोच रहे होंगे सर जीके छोड़ो, हिंदी वाला बताओ। हमारा पूरा पेपर ही उस पे है, 200 क्वेश्चन रो भी ऑब्जेक्टिव और सारे के सारे। मैं भी जब आपका हिंदी वाला सिलेबस देख रहा था, उसमें 10 टॉपिक है। आरपीसी ने अभी कहा कि सिलेबस वही है, यदि हम चेंज करेंगे तो बता देंगे। चेंज क्या कर सकती है? 2-4 टॉपिक या तो कम कर देती है या बढ़ा देती है, और तो संधि रहनी। ये तो नहीं आरपीसी कहते भाई इस बार संधि का प्रारूप ही हम चेंज कर देंगे, जो है वो कब हो रहा है। विलोम शब्द ही रहने, पर्यायवाची रहने। हिंदी में 2 प्रकार की चीज होती है, एक वो जो समझी जा सकती है, एक वो जो याद की जा सकती है। मेरा एज ए स्टूडेंट पर्सनल अनुभव यह कहता है कि हम अक्सर उन चीजों को छोड़ देते हैं जो याद करनी होती है, विशेषकर हिंदी इंग्लिश में। इंग्लिश तो अपने है ही नहीं, विलोम शब्द है, बड़ा इजी होता है। विलोम शब्द 4 ऑप्शन देख के करना होता है अपने को, पर वो चारों इतने नजदीक नजदीक के ऑप्शन होते हैं कि वहां अपने से होते नहीं। विलोम शब्द है, पर्यायवाची होते हैं, शब्द युग्म होते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, पारिभाषिक शब्दावली होती है, मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां होती है, 2 समानार्थक शब्द होते हैं। इस प्रकार की खूब सारी चीजें होती है। और हमें लगता है कि यार विलोम शब्द तो मैं कभी भी पढ़ लूंगा, क्योंकि तीसरी क्लास से विलोम शब्द पढ़ते आया था। सत्य का असत्य, आकाश का पाताल तो मैंने पढ़ रखे हैं, तो ये तो मैं कभी भी कर लूंगा। वो कभी कभी आता नहीं। लास्ट में एग्जाम आ जाता है और एग्जाम के आसपास में अपने लगता है कि कर ही लेंगे यार, 4 ऑप्शन देके तो आ ही जाएगा। वहां चारों ऑप्शन इतने नजदीक नजदीक होते हैं कि चारों जुड़वा भाई से लगते हैं। फिर अपने एक आधे किसी पे तुक्का लगाते हैं, वो पक्का पक्का नेगेटिव हो जाता है। मेरा इस बार ये था कि अपने उसको 2 भागों में बांट लें और दोनों चीजें साथ में पढ़े। वरना क्या, हिंदी में जब पढ़ाते हैं तब तरीका भी क्या होता है, पहले समझाने वाली चीज पढ़ाओ। पहले संधि पढ़ाई, समास पढ़ाया, उपसर्ग पढ़ाए, प्रत्यय पढ़ाए, या शब्द शुद्धियां पढ़ाई, वाक्य शुद्धियां पढ़ाई, वाक्य संरचना पढ़ाई, वो सब पढ़ते हैं। और लास्ट में जाके अब पढ़ेंगे विलोम शब्द, अब हम पढ़ेंगे पर्यायवाची। इतने में स्टूडेंट का धैर्य भी जवाब दे जाता है, कई बार एग्जाम पास में आ जाता है। और आप खुद नोटिस करना, कभी आप किसी भी सब्जेक्ट के आपके नोट्स हैं, उनके शुरुआती चैप्टर आपको बहुत अच्छे याद होते हैं, जबकि लास्ट वाले तक जाते जाते अपने खुद ही करते हैं, आप हो गया अरे लास्ट में तो हे कर दिया जाए इसको, जैसे खत्म हो वैसे खत्म कर लिया जाए। अब क्या मेरा ये था कि इनको अपने दोनों को साथ लेके चले। 1 घंटे अपने समझने वाला पढ़े, 1 घंटे याद करने वाला पढ़े। याद करने वाला विलोम शब्द है क्या, डेली के तुरंत 15 विलोम शब्द याद कर लिए आप। मैं कहता हूं हिंदी की कोई बुक उठा लीजिए, कोई जो अच्छी लगे आपको, सर मार्केट में मेरे को तो ये मिली थी, वो उठा लीजिए। सब में यदि आप विलोम शब्द देखेंगे, हर किताब में 300 विलोम शब्द है। आप उन 300 को उठा कर देखेंगे तो आपको लगेगा सर इन 300 में से 100 तो मेरे को आते हैं। ये तो सर मैं ना भी पढ़ता ना तो मैं कर लेता, सत्य है सत्य सत्य झूठ आकाश पाताल वाले तो मैं कर लेता सर, इनमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। पर 200 एक सर ऐसे है जो मेरे को लगता है याद करने पड़ेंगे। 200 एक साथ याद करने बैठे तो आज याद दो, कल याद दो। अपने एक काम कर लेते हैं, डेली के 10 कर ले, डेली के 10 लें, वो याद कर लें तो 20 एक दिन में सारे याद हो जाएंगे। और डेली 10 याद किए, अगले दिन अगले 10 करें तो पहले वाले वो 10 और कर ले। ऐसा 5-6 दिन तक लगातार करें, 7 दिन तक 70 याद किए, डेली के डेली 70 का रिवीजन किया, 15-20 मिनट का काम होता है, याद हो जाएगा। यूं करके 20 एक दिन के अंदर ही ले लें। केवल विलोम शब्द ना ले, हम 2-3 चीजें एक साथ ले लेंगे। पहले दिन हमने 3 चीजें ले ली, विलोम शब्द ले ले, पर्यायवाची ले ले, शब्द युग्म ले ले। 10 विलोम शब्द याद किए, 10 पर्यायवाची याद किए, 10 शब्द युग्म याद किए। 10-10 3 वे 30 मिनट की मान लो, 30 नहीं मत कहता हूं, आधा घंटे पौने घंटे के मान लो। हम डेली पौने घंटे की क्लास लें, उस क्लास में इनको याद कर ले। 20 दिन में मान लो अपने तीनों याद कर दिए, विलोम शब्द भी याद कर दिए, पर्यायवाची भी याद कर दिए, शब्द युग्म भी याद कर दिए। हम ऐसा कर ले कि हर 3-4 दिन में जब लगे कि 50-50 याद हो गए, टेस्ट ले ले। क्लास में वही जो पूछे थे उनके आपके टेस्ट ले लिए जाएंगे, यार इनके बताओ क्या हो सकते हैं। अब 20 दिन में वो कंप्लीट हो गया, तब तक हमने याद भी कर लिया उनको, 3-4 चीजें, 3-4 उनके टेस्ट भी ले लिए। अब 20 दिन बाद में हम चेंज कर दे, हम 20 दिन बाद में करेंगे, अब हम अगले 20 दिन तक मुहावरे करेंगे, लोकोक्तियां करेंगे, पारिभाषिक शब्दावली करेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द करेंगे या समानार्थक शब्द करेंगे। हमने 10 एक दिन वो, 20 एक दिन वो चला लिए, फिर 20 एक दिन दूसरे चला लिए। अच्छा, अगले 20 दिन जब हमने पारिभाषिक शब्दावली और मुहावरे लोकोक्तियां चलाया, तो भी हमने बीच बीच में जब इनके टेस्ट लिए तो वो पूछे वापस, विलोम शब्द भी पूछे, पर्यायवाची भी पूछे, ये पूछे। कुल मिला के याद वाली चीजें ऐसी होनी चाहिए कि लास्ट तक जाते जाते आपने को लगे कि जो लास्ट वाले टॉपिक है मेरे को सबसे अच्छे आते हैं। साथ में समझने वाला आपका संधि समास उपसर्ग प्रत्यय वाला वो जो चलता रहे, ये करता रहे। ये मेरे बहुत अच्छे, ये विलोम शब्द पर्यायवाची पता नहीं क्यों गॉड गिफ्ट ही रहे, पर मेरे को बहुत अच्छे याद रहे, हमेशा से याद रहे। ये घंटे लूंगा मैं कि मैं डेली ये विलोम शब्द और पर्यायवाची आपको याद करूं। और मेरे में और कुछ क्वालिटी हो नहीं हो, एज ए टीचर ये पक्का है कि मैं बच्चों को याद तो पक्का करवा लेता हूं, तो हम याद तो कर लेंगे। तो मेरे को कई बार लगता है कि मेरे को जो फ्रेंच भी दी जाए ना कि याद करो तो मैं याद तो करवा लूं। मैं पढ़ गया हूं फ्रेंच और बाद में टापरों को पढ़ा के याद तो करवा लूं, अपने वो कर ले।
कुल मिला के अपना फायदा होना चाहिए, वो सारी चीजें कर ली जाए। यदि फायदे का तरीका ये हो सकता था अपने ये फायदा कर ले। तो ये दो बेसिक चीजें थी जो हम नहीं कर सकते थे। बाकी आप पे पूरी तरीके से कोई केवल कहे कि भाई कोचिंग के बलबूते कुछ हो सकता है, ऐसा कभी नहीं होता। मरिया बिना सुरख को नहीं, पढ़ना आपको ही पड़ता है, तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी। बस ये है कि कोचिंग एक रास्ता दिखाती है, उस रास्ते पे अपने चल रहे। होता क्या है, 1 से 100 तक दौड़ के जाना है, एक यहां से लेके यहां तक दौड़ के जाना है 100 तक। कोचिंग 80 तक आपको ले जाके छोड़ती है, अंगुली पकड़ के लेके जाती है, पा 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 एकदम। कुछ बच्चे होते हैं जो 80 पे जाके कहते हैं सर अंगुली छोड़ो, मैं दौड़ूंगा भागूंगा, अब तक और आप चला के लाए थे। वो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। कई 80 पे जाके बैठ जाते हैं, गोदी लो, है ना। अब तो मेरे से चला भी नहीं जा रहा है ना। वो फिर अगली बार और कोचिंग करते हैं, है ना। और कोचिंग इस मामले में भली है, कोचिंग करती है, दोबारा कोचिंग करेगा तो हम तेरे से पूरी फीस भी नहीं लेंगे, हम आधी फीस ही ले लेंगे तेरे से। तो ये आप पे है कि कोचिंग को डेढ़ गुना फीस देनी है, या एक में कोचिंग वालों का इतना शोषण कर लेना है कि सब कुछ पूछ पाछ के लग जाना है। आप जितने एडमिशन लें, एडमिशन ना लें, और कहीं भी एडमिशन लें, कहीं से भी पढ़े आप, मैं तो ये कहूंगा डेली की डेली कोई मास्टर पढ़ाए उसका खूब सारा माथा खाना है। यहाँ पढ़ाए, मैं पढ़ाता हूँ, दूसरा पढ़ाता है, तीसरा मास्टर पढ़ाता है, आपकी जितनी जिज्ञासाएं होती है उतनी शांत की जाए, सारे के सारे सवाल पूछे जाएं, ताकि वास्तव में आपने जो रुपए दिए उनका हक मिले। यही एडमिशन क्यों लिया जाए उसका कारण मैंने एक दिन पहले बताया था, उसमें मैंने बताया था, जब राजस्थान के सारे स्टूडेंट है यहाँ, तो आपको अपने आसपास के लोगों से जो मेरिट होती है या जो क्रीम होती है उससे तुलना करने का मौका मिलता है। कि आपको लगता है कि नहीं यार, इतने सारे लोग यहाँ पर है जिनमें से जो टेस्ट दे रहे हैं उनमें से कोई वो है जिन्होंने आरएस प्री में पास किया था, आरएस प्री फेल हो गए थे, या जिन्होंने मेंस दिया था, या जो इस बार इंटरव्यू थानेदार का पेपर सारे देंगे। मैं तो कहता हूँ, ये बीच में ये बात आई थी कि थानेदार की वैकेंसी आरएस के साथ में जोड़ेंगे, और यदि जोड़ देते ना तो सारे सारे लोग ऊपर थानेदार बढ़ते, हमें पहले थानेदार लगना है, बाकी वाले नौकरी बाद में बढ़ते। तहसीलदार की थानेदार की तनख्वाह कर रखी है बराबर, तनख्वाह पे ग्रेड एकदम बराबर कर रखी है, और लोगों को क्रेज होता है यार, बालम थानेदार वाला फील अलग होता है ना यार, है ना। तो वो बड़ा एकदम सही लगता है। तो वैसी नौकरी तो ज्यादा लोग तैयारी करते हैं, तैयारी करने वाले सारे लोग जब यहाँ है राजस्थान के, तो आपको ये पता चलता है होता क्या है, ये तो हम ऐसे 10 लोगों के बीच में बैठे हैं जिनमें हम ही राजा हैं। तो हमें वहां पढ़ के बाद में लगता है अरे यार मैं तो शानदार ही चल रहा हूँ, जोरदार, इनको तो कुछ नहीं आता, अपने को सब कुछ आता है। एक ही होता है कि हम ऐसे 10 लोगों के बीच में बैठे हैं जहां अपने लगता है कि अरे 4 मेरे से बेहतर जानते हैं, मेरे को इतना अच्छा नहीं आता है। तो अपनी उम्मीद रहती है कि यार इन 4 के बराबर जाए, है ना। कई बार स्टूडेंट जैसे कहता है कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट कमजोर है, पर वो किसी दूसरे को देखता है जब उसको लगता है यार इसका भी 2 दिन पहले कमजोरी था, पर आजकल ये पढ़ के आता है, ये जब पढ़ सकता है तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी इन चीजों को कर सकता हूँ। स्टूडेंट के बारे में कहते हैं मैथ्स रीजनिंग सर इतनी नहीं आती। मैं कहता हूँ खूब सारे मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो यहाँ पर आए, पहले उनकी मैथ्स रीजनिंग अच्छी नहीं रही होगी, यहाँ क्लास के अंदर पढ़े, उसके बाद मैथ्स रीजनिंग उनकी बहुत अच्छी होगी। तो आपने ये भी कभी मान के नहीं चलना कि इस सब्जेक्ट को हम छोड़ देंगे, गिव अप क्यों करना, किसी भी चीज से हाथ खड़े क्यों करना, इस उम्र में तो एकदम ही नहीं करना। ये उम्र वो होती है कि आदमी कुछ भी सीख ले। सच में मुझे लगता है कि मैं जब 25-26 साल तक का था तब तक मैं कुछ भी याद कर लिया करता, कुछ भी। क्यों लगता कि यार बुक है, इस बुक को भी याद करनी, बुक याद कर लेते। समय के साथ बुढ़ापा आता है, चीजें कम होने लगती है, याद होने लगती है। अब मेरे से उतना याद नहीं होता, पहले मैं ज्यादा कर लिया करता, और उस समय कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सब्जेक्ट नहीं आता अपने को। हो सकता है अपने नींव कमजोर रही हो, गांव की स्कूल में पढ़े हो, अंग्रेजी कमजोर रही हो, इस वजह समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, पर पढ़ लेंगे। बाकी वाले लोग 2 घंटे पढ़ते हैं, मैं इसको 3 पढ़ूंगा तब हो जाएंगे। बाकी वालों के जो 2 लगते हैं उनमें मेरे को 1 ही लगता है, मैं बराबर कर लूंगा। हो सकता है मेरी हिस्ट्री अच्छी हो तो आपकी हिस्ट्री कमजोर है तो आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, आपकी ज्योग्राफी कमजोर है तो आपकी इकोनॉमी अच्छी है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट सबका होता है, तो अपने वो कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें आप केवल अगले 6 महीने तक खुद को झोंके, पूरी तरीके से इसके अंदर झोंके पढ़ें। केवल हो सके तो अगले 6 महीने तक फोन बंद करें, जब तक एग्जाम 6 महीने, जब मैं बोल रहा हूं तो मैं एग्जाम का बोल रहा हूं, वो बोले 4 में और वो बोले 7 में हो, आप फोन बंद करें। अगले 4-5 महीने तक जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक शादी ब्याह में जाना बंद करें। आप सोच लीजिए कि इन 5-6 महीनों में आप यदि ढंका करोगे तो अपनी शादी ब्याह ढंकी हो जाएगी, वरना लोगों की शादी ब्याह में तो जाना ही है ना। और उल्टा ये और होगा कि थोड़े दिनों बाद शायद लोग बुलाना बंद कर देंगे। मेरा मेरा एक दोस्त, मैं बीकानेर पढ़ा करता था, गंगानगर का एक दोस्त था, तो वो उन दिनों एमबीए करने के लिए पुणे गया, और वो बड़ा सोशल व्यवहार वाला व्यक्ति। तो उसके हम खूब सारे दोस्त, उसका बड़ा फ्रेंड सर्किल था, एक लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्किल था। वो जब पुणे एमबीए करने के लिए गया तो हम उसको चढ़ाने के लिए ट्रेन में चढ़ाने के लिए गए, ट्रेन में चढ़ाने के लिए गए तो हम 200 लोग थे, एक किसी दोस्त को चढ़ाने के लिए। और गंगानगर साइड में सारे व्हाइट कुर्ते पजामे और पहनते, तो सब के सब धोले कुर्ते पजामे पहने हुए, चारों तरफ हम ही हम दिखे, ऐसे कोई नेता को छोड़ने आए हो, और वो हमारी उम्र का, हाइट और कम और एकदम वैसे, और वो सबको यूं गले लग लगे भाई हम यूं भेज रहे थे, बॉर्डर पे भेज रहे हैं इसको। वो उसने एमबीए में एडमिशन लिया पुणे। अब उसके बाद क्या, जब भी आता तो पहले बीकानेर ट्रेन उतारती गंगानगर की, फिर वहां से आगे से मिलती, तो बीकानेर आता तो हमें फोन करता कि मैं आ रहा हूं। तो जब वो पहली बार आया तो हम लेने के लिए गए उसको, नेता को जाते हैं उस टाइप से, बोले टैक्सी में बैठ के जाना पड़ेगा, मतलब गाड़ियां तो होती नहीं थी, और उसको लेने के लिए गए तो ही हम कोई 50-60 लोग थे। 2 साल की एमबीए चलती है, साल भर उसने वहां को इंटर्नशिप वगैरह और किया अपना। तो एक बार वो जब 2 साल की एमबीए कंप्लीट हो गई उसके बाद आ रहा था, तो हम उसको लेने के लिए 2 फ्रेंड गए, एक मैं और एक मेरा फ्रेंड और था, हमारा रूममेट था हनुमानगढ़ का, हम दोनों गए। जब हम वापस आ रहे थे तो मेरे उस दूसरे फ्रेंड ने उस फ्रेंड को जो पुणे से आया था उसको कहा कि यार राजवीर की एक बात नोटिस की तूने,
तू जब पहली बार गया था तब ये था, उसके बाद जब भी तू आया ये हमेशा तेरे को लेने के लिए आया, जब भी तू गया हमेशा तेरे को ट्रेन में चढ़ाने के लिए गया। यार दोस्त ये होती है। उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा मैं नहीं चाहता राजवीर मेरे को लेने के लिए, यार मेरे को छोड़ने के लिए। मैं चाहता हूँ राजवीर पढ़ ले, किसी अच्छी जगह लग जाए, वरना राजवीर लेने ले जाने में रह जाएगा। भाई राजवीर का यही काम थोड़ी है। भाई इसमें अच्छा क्या लगे, राजवीर क्या कहेगा, अगर कितना अच्छा दोस्त है, लेने के लिए भी आता है, ले जाने के लिए भी जाता है। फिर थोड़े दिन में लोग आना ही बंद कर देंगे, यार कुछ करता तो नहीं, काम यही है इसका। तो मुझे उसकी बात बड़ी सही लगी है ना। वो मेरे दोस्त एमबीए करके अब चंडीगढ़ एक बड़ी अच्छी कंपनी के अंदर मालिक बना हुआ है। वो तो अब बहुत अच्छी जॉब करता है, जॉब क्या, अब तो उस कंपनी में पार्टनर ही बना हुआ। वो मेरा वो दूसरा दोस्त था, वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हुआ बाद में, हम सारी नौकरियां लगे बाद में। मैं नहीं लगा तो मैं इस फील्ड के अंदर आया बाद में। पर मुझे लगता है कि हाँ यार सही बात है, हम जिस समय में पढ़ लें वो सबसे अच्छा है। ये कहिए आपके ये जो टाइम है इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कीजिए। 5-6 महीने यदि आप फोन के हाथ नहीं लगाएंगे कुछ ही नहीं बिगड़ता। ये आपके मन का वहम है कि आपके बिना लोगों के काम नहीं चलते। ये फिर मैं यहाँ जब तैयारी करने आ गया था, मैं 2010 में पहली बार आरएस दिया, तो साल प्रीलिम्स पास हो गया। मैं फाइनल के अंदर ही पढ़ता था, बड़ी यंग एज में, छोटे से होते थे उस समय, पास हो गया तो बड़ी खुशी होती थी। मेरे एक और दोस्त राजसमंद से, वो भी मेरी एज के, उनका भी प्रीलिम्स पास हो गया। अब हम मेंस की तैयारी करें। और उस साल आरपीसी ने ऐसा किया कि प्री के रिजल्ट के, प्री का पेपर और मेंस के पेपर में पूरा पूरा 3 महीने का गैप। प्री का रिजल्ट आया, उसके बाद का 45 दिन बाद मेंस है, तो टाइम ही नहीं दिया। हम पहली बार तैयारी कर रहे थे, थोड़ा दोस्त ज्यादा था, तो मेरे वो जो दोस्त थे राजसमंद वाले, मेरे पास तो फोन ही नहीं था, उनके पास फोन। तो उन्होंने अपनी सिम चेंज की, क्योंकि इस पुरानी सिम पे मेरे दोस्तों के फोन आते हैं खूब सारे। सिम चेंज की, सिम चेंज करके अपने पापा को फोन किया। पापा उनके रिटायर्ड फौजी। फोन किया कि पापा वो मेरे मेंस आने वाला है, इसलिए मैंने सिम चेंज कर ली, ये मेरे नए नंबर है, और यदि आपको आवश्यकता हो तो इस नए नंबर पर फोन कर लेना। उधर से पापा का रिप्लाई था कि मेरे को इस जीवन में तेरे से कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फौजी आदमी, तेरे को हर 1 तारीख को रुपए की आवश्यकता पड़ेगी, तू किसी भी फोन से फोन कर देना, मैं कर लूंगा, है ना। इस जीवन में तेरे से मरे काम नहीं पड़ना मेरे को। और मैं इस बात को बहुत भली भांति समझता हूं। मेरे पापा ने मेरे को कभी कोई काम नहीं कहा। रिश्तेदारों ने कह दिया होगा, आप जैसे भाई बंधु खूब सारे, उन्होंने कह दिया होगा राजवीर ये काम करवा दे, हो नहीं हो आपने ट्राई भी की होगी काम करवाने की, पापा ने कभी नहीं कहा। और उनको ये लगता है यार कि उन्होंने खुद जो जीवन जिया है 60 साल का, 50 55 60 साल का जो जीवन जिया वो व्यर्थ थोड़ी है। उन्होंने तो अपने संबंध बनाए होंगे, अपने काम खुद ही करवा लेंगे। आप कौन हो काम करवाने वाले। इसलिए यदि आपको भी लगता है कि नहीं आपके बिना दुनिया नहीं चल रही है, तो गलतफहमी है। 10 दिन बंद कर लो, लोग पूछेंगे भी नहीं हो कहां, ये भी छोड़ दीजिए। आप पास हो जाओगे, आप लग जाओगे नौकरी अच्छी, तब तो अड़ोसी पड़ोसी दूर के रिश्तेदार भी ये कहेंगे हमें तो पहले ही पता था, लगना ही था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बचपन में ये तो थानेदार ही बनना चाहता था। हालांकि आप खुद ही मन ही मन सोचते हो कि मैं 9वीं में ग्रेस से पास हुआ था, है ना। कब बचपन बीता ऐसा जब मैं थानेदार बनना चाहता था, मेरे खुद को नहीं पता था। भाई मैं कई बार सोचता हूँ यार, दिलीप सर भी हमेशा कहते रहते हैं कि बचपन में ये बनना चाहते थे, आजकल बच्चे आ कहते हैं हमने सोचा ही नहीं था। बचपन में ये सोचा था कुल्फी वाले बन जाए तो मजा आ जाए। क्या कुल्फी वाले के पास कितनी कुल्फी होती है, वो सारे दिन खाता होगा कुल्फी। बचपन में सोचा कंडक्टर बन जाए तो मजा आ जाए, हिंडे के हिंडे और पैसे के पैसे, बस में चक्कर भी काटता रहता है। तो बचपन में इतना बड़ा तो सोचा ही नहीं था। और यदि आप नहीं बनोगे, यदि आपने कितने भी तैयारी कर रखी है, तो आपका निजी होगा वो भी कह देगा कि भाई आप जयपुर रहते थे, उधर घूमते थे रे, हमें तो सब पता है, घर वालों को रुपए खोटी किए थे, चाय की थड़ियों में बैठ कर वापस आ जाया करते थे, इन्होंने कौन सी पढ़ाई की थी। इसलिए पूरा अपने पर ही है कि अपने क्या कर सकते हैं। इसलिए अगले 4-5 महीने तक पूरी तरीके से झोंकिए, कोचिंग आइए, डेली कोचिंग के अंदर जो पढ़ाया जाए उसको पढ़िए। कोचिंग ना भी आइए तो आप टेस्ट वगैरह दीजिए, आप घर पे जितना पढ़ सकते हैं उतना घर पे पढ़िए। कोचिंग मैंने बता दिया वो 2 चीजें करती है, आपको माहौल प्रदान करती है और आपको आसपास के लोगों से कंपेयर करने का मौका देती है कि आप कैसे पढ़ रहे हो कैसे नहीं पढ़ रहे हो। एक आपको डिसिप्लिन बना देती है कि उसमें 7 बजे डेली जाना होता तो जाना ही होता है। आदमी क्या खुद के अंदर मोटिवेशन आता नहीं। मैं खूब सारे बच्चों को जानता हूं जिन्होंने एक बार कोचिंग की, कोचिंग करने के बाद में उन्होंने प्री दे दिया, मेंस दे दिया, अब मान लो इंटरव्यू भी दे रहे थे, इंटरव्यू दे दिया, अभी भी रिजल्ट नहीं आया, या रिजल्ट आ गया किसी का नहीं हुआ। उनकी ज्यादातर बच्चों की होता है इधर एक आधी क्लास शुरू कर दी जाए, किसी भी चीज की क्लास शुरू कर जाए जिसमें हम कोचिंग आ जाए, क्योंकि घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं होती। इसलिए शाम को जब करंट वाली इकोनॉमिक सर्वे की क्लास होती है तो उनमें उन तमाम बच्चों को छुट्टी रहती है जो घर बैठे हैं, कोचिंग नहीं आते, वो आ जाओ। और शाम को एक क्लास होगी तो उनके सर डेली आ जाएंगे ना, कोचिंग से जुड़े हुए रहेंगे तो थोड़ा माहौल मिलता रहता है। अकेले बैठे बैठे आदमी को पता ही नहीं चलता मैं क्या पढ़ रहा हूँ क्या नहीं पढ़ रहा हूँ। हो सके तो अपने रूम को ही अपनी लाइब्रेरी समझिए, उसके अंदर ही पढ़िए। ये आजकल आप में आया है कि जाके लाइब्रेरी के अंदर बैठना है, लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ना है। आपने रूम किस लिए लिया, एकांत में इसलिए लिया कि वहां बैठ के पढ़ना है, उसके अंदर पढ़िए। हाँ कई बार कोई दिक्कत ये होती है कि आप 2 रूममेट हो, एक रात को पढ़ता है एक दिन में पढ़ता है, उस प्रकार की कोई दिक्कत है, लाइब्रेरी में जाके पढ़िए, वहां पर जाके पढ़ लीजिए। बाकी किताबों में खुद ही गोता लगाइए, डेली जाइए, घर पे जाके याद कीजिए। अक्सर हम एक काम और करते हैं, हम क्या चीजों को केवल पढ़ते हैं, चीजों को याद नहीं करते। इसलिए बच्चे थोड़े दिन बाद में कहते हैं सर आगे आगे तो पढ़ते हैं, पीछे बड़ा भूल जाते हैं। हम खूब करते हैं, हम जितने टीचर हैं हम सारे करेंगे कि डेली क्लास के अंदर आए और पिछले 3 दिन का आपसे पूछते हैं, याद करवाते हैं। स्टूडेंट खुद नहीं करता, वो क्या करता है, जैसे मेरे पास कल एक स्टूडेंट है और ऐसे को उन्होंने प्रॉब्लम बताई, सर याद नहीं हो रहा, थोड़ा टेंशन चल रही है मेरी, क्या करूं। तो मैंने कहा भाई ये जो मैं पढ़ाता हूँ ये कितनी देर में घर जाके पढ़ लेते हो। उसने कहा सर ये जो आप राजस्थान जी के पढ़ाते हो 2 घंटे में। हाँ तो ये तो हम आधे घंटे में कर देते हो। आधे घंटे में मैं जो 2 घंटे पढ़ा के जाता हूँ तुम आधे घंटे में पढ़ लेते हो। उसने कहा हाँ सर कई बार तो 20 मिनट में भी कर लिया यदि आपने कम पढ़ाया। मैं उसका ना याद कितनी देर में हो जाता है। उसने कहा याद नहीं किया, मैंने पढ़ा था।
मैं दूसरे दिन और पढ़ लूंगा सर उसको, तीसरे दिन और पढ़ लूंगा, फिर याद हो जाएगा, नहीं होता। आप उसी दिन उसको कंठस्थ कीजिए, आत्मसात कीजिए उन चीजों को, लाइन टू लाइन याद कीजिए। याद करना उसी को कहते हैं। डेली का डेली कर लीजिए। आप ज्यादातर स्टूडेंट की मैं आजकल प्रॉब्लम देखता हूं, वो भूत और भविष्य दोनों में है, पास्ट और फ्यूचर में, वर्तमान में कोई नहीं जी रहा। या तो ज्यादातर बच्चों की ये शिकायत है कि मेरे पीछे छूट गया वो कैसे करूं, या उनकी शिकायत है मेरा नहीं होगा तो क्या होगा। जबकि उसका होना ये चाहिए कि आज जो पढ़ाया था ये घर पे जाके याद हुआ कि नहीं हुआ, आज का अखबार मैंने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अगला जो मंडे को टेस्ट होगा वो टेस्ट मेरे याद है कि नहीं है। हम हर मंडे आपका टेस्ट लेंगे, या हर 10 दिन में जब भी आपका कोर्स हो जाता है तब आपका पूरा का पूरा टेस्ट लेते हैं। बेसिक क्या काम करना है, जो क्लास में सब्जेक्ट चल रहे हैं उनको घर पे जाके याद कर लिया जाए। याद वो जब तक याद नहीं हो नींद नहीं आनी चाहिए। आज का ढंग से याद करने का मतलब है नोट्स बंद किए, अब मैं आंखें बंद करके बोल दूं कि मेरे नोट्स में ये बात लिखी हुई है। याद का मतलब ये कतई नहीं है कि आप नोट्स बंद करके और किसी कहते हो ले मेरे से पूछ ले। कौन पूछे, किसके पास टाइम इतना नहीं पूछेगा। खुद खुद का खुद ही किया जाए। गांव के अंदर अभी भी कहते हैं कि बढ़नो को नहीं गुणनो है। बढ़नो मतलब केवल पढ़ना नहीं है, गुणना मतलब मनन करना है। चीजें मनन करने से याद होगी। हो ये कि आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद उस नोट्स को बंद किया, बंद करने के बाद आप मन ही मन रिवाइज करो। पहले पन्ने पे ये लिखा हुआ है, दूसरे पन्ने पे ये लिखा हुआ है, तीसरे पन्ने पे लिखो। कोचिंग में बेसिकली 3 एक पन्ने होते हैं, इतने लिखवाए जाते हैं 2 घंटे में। ये मैंने तीनों पन्ने याद कर लिए। अब होगा क्या, जब आप मनन करने बैठोगे, रिविजन करने बैठोगे, तो सारी चीजें याद नहीं आएगी। हम चीजें भूलते हैं। आपका दिमाग क्यों कहेगा, आपने पढ़ना शुरू किया कि पहले ये लिखा हुआ है, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, फिर 5वीं लाइन में बोलोगे यार कुछ है तो सही, अब याद नहीं आ रहा। क्या है, आपका दिमाग क्लिक करेगा, दिमाग दौड़ेगा, कुछ है कुछ है। 95% मानिए दिमाग जवाब देगा ये है। 5% मामलों में होगा कि आपको चीज याद आएगी नहीं, यार पता नहीं क्या है, पर एक लाइन बीच में है कुछ। आप आगे वाला रिवीजन कर देंगे, आगे वाले में फिर आपको 4 लाइनें नहीं आएगी। अब आप नोट्स खोल के देख लीजिए, वो 5 लाइनें कौन सी जो आपको नहीं है। आप यकीन मानिए अगली बार जब इन 3 पन्नों का रिवीजन करेंगे, सबसे पहले 5 लाइनें याद आएगी। सबसे पहले आपका दिमाग ये कहेगा कि वो 5 जो भूल जाता है ये पहले याद कर ले। अब अगली बार जब आप वापस रिवीजन करोगे तो हो सकता है इन 5 के अलावा बाकी 3 और नहीं आ रही, पर ये 5 हमेशा याद रहेगी। आप एग्जाम में जब भी क्वेश्चन देखोगे हमेशा याद रहेगा। वो चीजें ज्यादा याद रहती है जो हमें याद नहीं होती। वो चीजें ज्यादा याद रहती है जो जिन पे हमें जोर लगता है। दिमाग उनको स्टोर करके रखता है कहीं पे, यार ये अलग से स्टोर करके रखे जाए ताकि इनके याद रह जाए। और है ना, मैं बताऊं सबसे अच्छी तैयारी उन्हीं लोगों की होती है जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा होता। जिनका थोड़ा थोड़ा पहले पढ़ा हुआ होता है ना, वो तो डेढ़ होशियार हो जाते हैं। वो तो क्लास, एक बार कोई मास्टर जी थे जी, संगीत सिखाते थे, म्यूजिक। एक कोई आप जैसा गया उनके पास, कहा सर म्यूजिक सीखना, कुछ भी नहीं आता। तो सर ने कहा शाम को 6 से 7 1 घंटे आ जाना और 5,000 रुपए फीस लगेगी। एक मेरे जैसा को डेढ़ होशियार था, वो गया, उसने जाकर सर म्यूजिक खूब सारा आता है, सारेगामा पता नहीं समझ जानता हूँ, आलाप वगैरह भी सही ले लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा मेरा सीखा हुआ है, और अब बताओ मेरे को म्यूजिक के लिए। सर ने कहा कल तुम भी इसी क्लास में 6 से 7 आ जाओ, 10,000 फीस लगेगी। तो उसने कहा सर उसको कुछ ही नहीं आ रहा था, उसकी तो 5,000, मेरे को आ रहा है तो मेरी 10,000। सर ने कहा उसको सिखाना सरल है, तेरे को पहले सिखाने से पहले जो सीख रहेगा उसको मिटाना है। कोरे कागज पर लिखना सरल हो जाता है। तो तुम सबसे अच्छी तयारी करोगे बनिस्बत उनके जिनका थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हुआ है।